अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर फीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एकेडमी। आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल, और ये चैप्टर जो है हम आर्ट एंड साइंस की बुक से कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा, अब ये छोटा सा इजी सा चैप्टर है, इतनी को वैसे इसके अंदर हाई यील्ड टॉपिक्स नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाली हैं हम बस वही इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं एयरबॉर्न कॉन्टैमिनेशन। एयरबॉर्न कॉन्टैमिनेशन क्या होती है? यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि आपकी एयर के अंदर सस्पेंड हो सकते हैं, और उन पार्टिकल्स के अंदर किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट होगा तो वो यहाँ पे हमारे पास एयरबॉर्न कॉन्टैमिनेशन करवा सकते हैं। तो वो कॉन्टैमिनेशन किस तरीके से होती है? कहते हैं जब भी आप कोई हाई स्पीड हैंड पीस यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरियल रेजिडेंट्स आपकी डेंटल यूनिट में मौजूद थे और जो भी माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेंट्स आप पेशेंट के सलाइवा, टिश्यू, ब्लड, प्लाक में मौजूद थे, ये सब कॉन्टैमिनेशन जो है वो एयर के अंदर सस्पेंड हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एयरबॉर्न कॉन्टैमिनेशन, एयरबॉर्न कॉन्टैमिनेंट्स। ठीक है, अब इन कॉन्टैमिनेंट्स का जो साइज़ है वो वेरी कर सकता है। उस साइज़ पे की अकॉर्डिंग ये 3 डिवीजन इसकी आ जाती हैं। एक है एरिसोल्स, दूसरी है मिस्ट और तीसरा है स्पैटर्स। जो एरिसोल्स होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल ही इनविजिबल पार्टिकल्स होंगे, और इनका साइज़ जो होगा वो 5 मीटर से 50 मिलीमीटर तक हो सकता है, और ये जो है एयर के अंदर फॉर आवर्स जो है सस्पेंडेड रहते हैं, और इसको आप ब्रीद इन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें पता लग गया कि कितना इंपॉर्टेंट है मास्क पहनना एक डेंटल सर्जरी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एरोसोल की फॉर्म में ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये एयर के अंदर सस्पेंडेड रह सकते हैं। नीचे भी ये लिखा हुआ है कि इन एरोसोल्स के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाती है मिस्ट। मिस्ट जो है वो विजिबल होती है इन अ बीम ऑफ लाइट। एरोसोल्स इनविजिबल थे, मिस्ट विजिबल है इन अ बीम ऑफ लाइट। इसके पार्टिकल्स, इसके ड्रॉपलेट्स का जो साइज है वो अराउंड 50 मिलीमीटर होता है, और ये एयर के अंदर 5 to 15 मिनट्स तक सस्पेंडेड रह सकते हैं। चूंकि ये हैवी होते हैं तो ये जल्दी जो है ड्रॉप डाउन कर जाएंगे। अब इनके अंदर भी कहते हैं एक्टिव पल्मोनरी और फेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस कराने वाला जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट हो सकता है। लास्ट चीज़ हमारे पास आती है स्पैटर। स्पैटर जो है वो लार्जर देन 50 मिलीमीटर के पार्टिकल्स के साइज का होगा, और ये विजिबल स्प्लैशेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि स्पैटर जो है वो एक तरीके से जो स्प्लैश होता है उसको यहाँ पे हम कह रहे हैं। कहते हैं ये स्पैटर जो है वो डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज में जा सकता है, और ये पेशेंट के माउथ से 3 फीट अवे तक जाके गिर सकता है। यानी कि जो डॉक्टर है उसके फेस पे आ सकता है, जो असिस्टेंट है उसके फेस पे आ सकता है। तो इसमें पता लग गया कि कितना ज़रूरी है फेस शील्ड या हेड कवर वगैरह पहनना। और इसके अंदर भी डिफरेंट ब्लड बॉर्न पैथोजेनेसिस कॉज कराने वाले इन्फेक्शन जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो कहते हैं इस सब से डील करने के लिए हमें बैरियर प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, जिसके अंदर हमारे पास मास्क आ जाएंगे, प्रोटेक्टिव आईवियर आएगा, ग्लव्स आएंगे, गाउन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने पेशेंट को माउथ वॉश करवाना है, माउथ रिंस उसको देना है, ताकि जो भी उसके सलाइवा का जो बैक्टीरियल कंटेंट है उसको हम रिड्यूस करवा सकें बिफोर द ट्रीटमेंट। आपने रबर डैम यूज़ करना है, हाई वेलोसिटी इवैक्यूएशन यूज़ करनी है, इनकी जो सक्शन होती है वो हाई वेलोसिटी की यूज़ करनी है, ताकि जो भी इस तरह के एयरबॉर्न कॉन्टैमिनेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे सक होते चले जाएं। लास्ट में कहते हैं जो जिस रूम में भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर एडिक्वेट एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए, ताकि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इवैक्यूएट होते रहें विद टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैमिनेशन। जो डायरेक्ट कॉन्टैमिनेशन है सिंपल सी बात है, कहते हैं अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए बॉडीली फ्लूइड्स के साथ तो वो डायरेक्ट कॉन्टैमिनेशन है, और अगर आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट है यानी कि कोई चीज़ जो कि पेशेंट के सलाइवा के साथ पहले टच हुई थी और अब आपने उस चीज़ को टच किया है तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टैमिनेशन में आ जाएगा। ये जो होती हैं ये सॉइल सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो कि पहले पेशेंट के साथ सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आ चुकी नहीं है। अब ये जो सॉइल सर्विसेज हैं ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके हैंड पीसेज हो सकते हैं, आपकी एयर सिरिंजेस हो सकती हैं, पेशेंट की चेयर हो सकती है, उसके साइड एजेस हो सकते हैं, यानी कि जो सी भी चीज़ जिसके ऊपर पेशेंट का सलाइवा आया था एंड देन आपने उस चीज़ को टच किया है तो ये आपकी इनडायरेक्ट कॉन्टैमिनेशन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर बस इसकी ये डेफिनेशन ही बस इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो इसके अंदर आती है हमारे पास पर्सनल बैरियर प्रोटेक्शन। इसके अंदर सिर्फ जो हेडिंग्स हैं वही हमारे काम की हैं, बाकी नीचे से हमने थोड़ी सी डिटेल देख लेनी है जो कि सिर्फ समझने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले आती है इंस्ट्रक्शन फॉर हैंड वॉशिंग। सबसे पहले कहते हैं जब आपने कोई भी सर्जरी में जाके एक पेशेंट के ऊपर काम करना शुरू करना है सबसे पहले आपने हैंड वॉश करने हैं, और उसके लिए कहते हैं आपने अपनी कोई भी रिस्ट वॉच है, ज्वेलरी है, रिंग्स हैं, उनको आपने उतार देना है एंड किसी सूटेबल क्लीनर से यानी कि कोई सी भी हैंड वॉश से आपने हैंड वॉश करना है। उसके बाद कहते हैं आपने पहनने हैं ग्लव्स पहन के ही कहते हैं आपने किसी भी पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को टच करना है, उससे पहले उनको टच नहीं करना। और ग्लव्स को रिमूव करने की जो टेक्निक है वो इन्होंने यहाँ पे 4.3 में फिगर में दिखाई।
कि जब भी आपने ग्लव रिमूव करना है तो आपकी जो बेयर हैंड है उसकी सरफेस आपके कॉन्टैमिनेटेड ग्लव के साथ टच में ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ग्लव को रिमूव करना है, इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ। नेक्स्ट कहते हैं जब आपने ग्लव रिमूव कर लिया आपने अपने दोबारा से हैंड वॉश करने हैं। तो ये तो हमारी बात होगी ग्लव्स की। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव आई वियर, मास्क और हेयर प्रोटेक्शन। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपने गॉगल्स या ग्लासेस पहनने हैं या आप वो भी पहन सकते हैं, फेस शील्ड भी पहन सकते हैं। ठीक है, ये क्यों पहन रहे हैं? ताकि जो एरोसोल्स वगैरह हैं, जो मिस्ट वगैरह क्रिएट होनी है वो आपकी आइज़ को जाके डैमेज ना करे। ठीक है, अब इसको भी आपने टाइमली डिसइंफेक्ट और क्लीन करके ही पहनना होता है। फिर आ जाता है हमारे पास मास्क पहन सकते हैं, फेस शील्ड पहन सकते हैं जो कि आपको हैवी स्वेटर्स, एरोसोल्स वगैरह से प्रोटेक्शन देगी। अच्छा, उसके अलावा नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि जब आपने मास्क को रिमूव करना है तो भी आपने उसके सिर्फ उस एरिया को टच करते हुए, मतलब जो पीछे बैंड होगा आपने सिर्फ उसको टच करते हुए मास्क को उतारना है। मास्क की जो सामने वाली कॉन्टैमिनेटेड सरफेस है आपने उसको टच करके नहीं मास्क को रिमूव करना होता। उसके अलावा हमें पता है जो मास्क के ऊपर जो एजेस होते हैं जो कि एक तरीके की एक वायर सी उसके अंदर डली हुई होती है, कहते हैं उन एजेस को आपने अपनी नोज के ब्रिज के ऊपर और फेस के ऊपर अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो एरिया जो है वो आपकी मास्क आपके फेस के साथ प्रॉपर्ली अटैच हो सके और किसी किस्म की कॉन्टैमिनेशन जो है वो आपके फेस के साथ इन कॉन्टैक्ट ना आ रही हो। लास्ट में आती है हेयर प्रोटेक्शन। हेयर प्रोटेक्शन जो है वो कहते हैं काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आपने सर्जिकल कैप से करनी है ताकि कोई भी पार्टिकल्स आपके हेयर के अंदर क्या ना हो सकें, ट्रैप ना हो सकें। और कहते हैं अगर बालों में हेयर ट्रैप कॉन्टैमिनेट जो है वो ट्रैप हो जाएंगे देन वो आपके पिलो तक जा सकते हैं एंड देन पिलो से वो आपके फेस पे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने हेयर कैप पहन ली, ये 3 चीज़ें पहन ली। देन आती है हमारे पास प्रोटेक्टिव ओवर गारमेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास कुछ गाउन्स आ जाएंगे और हमारा ये ओवरऑल वगैरह आ जाता है। ठीक है, कहते हैं ये जो भी आपने प्रोटेक्टिव ओवर गारमेंट्स पहनने हैं ये आपके नॉर्मल स्किन को और आपके कपड़ों को जो है आपकी इन स्वेटर्स वगैरह से और ब्लड के ट्रेसेस वगैरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कहते हैं इनके जो स्लीव्स हैं वो निट कप्स वाले होने चाहिए जो कि बिल्कुल आपके ग्लव्स के अंदर ही टक इन हो जाए। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली जो आपका आर्म सरफेस है वो एक्सपोज ना हो रही हो इसको पहनने से। ठीक है, एक दफ़ा पहन लिया देन आपने उसको या तो प्रॉपरली उतार के डिस्पोज कर देना है या उनको दोबारा से हम लॉन्डर करवाते हैं और स्टेरिलाइज वगैरह करवाते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ क्लिनिकल वेस्ट। अब इसके अंदर कहते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड ब्लड और लिक्विड केमिकल वेस्ट होता है आपने उसको अलग डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, और जो आपकी शार्प चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई नीडल्स वगैरह हो गई उसको आपने अलग डिस्पोज करना है। फर्दर एक और चीज़ इसके अंदर आती है आपके पैथोलॉजिकल वेस्ट की। जो पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है यानी कि कोई भी एक्साइज टिश्यू है उसको भी आपने अलग से ही डिस्पोज ऑफ करना होता है। ये सब चीज़ें जो है ये आपने अलग अलग बॉक्सेस में डालनी होती हैं। यहाँ पे उन्होंने वैसे उसकी इतनी डिटेल नहीं बताई हुई कौन से कलर और कौन सा बॉक्स होता है, तो हमें उसमें जाने की डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट इसको कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट आती है नीडल डिस्पोजल। नीडल डिस्पोजल जो है वो कहते हैं आपने किसी एक हार्ड वॉल्ड लीक प्रूफ सीलेबल कंटेनर में करनी है, बस इसकी इतनी बात ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी ये कंटेनर हो उसके ऊपर एक बायोहैजर्ड का लेबल लगा हुआ हो ताकि पता हो कि अच्छा इसके अंदर जो है नीडल्स वगैरह प्रेजेंट है। अच्छा, वो हमारे पास आती है प्रिकॉशंस टू अवॉइड इंजरी एक्सपोजर। अब इसके अंदर क्या है, कहते हैं कोई भी आपके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कट लगा सकते हैं उनको आपने बड़ी प्रिकॉशन से हैंडल करना है, जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए, कोई वायर्स हो गई या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर कहते हैं केयर शुड बी टेकन कि अगर आप कभी भी कोई अनशीटेड नीडल एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को दे रहे हैं। दूसरा कहते हैं कोई शार्प कर्व्ड एंड्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपने रेसिपिएंट एंड से उसका जो फेस है उसको दूसरी तरफ कर देना है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को नीडल पकड़ा रहे हैं तो नीडल का जो शार्प एज होना चाहिए वो आपकी तरफ होना चाहिए रेदर देन रेसिपिएंट की तरफ। ठीक है, टू हैंडेड रीशीटिंग ऑफ नीडल नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 हाथों से पकड़ के नीडल को कभी भी उसको कवर नहीं करना। आपने हमेशा जो नीडल का कवर होता है उसको नीचे अपनी डेंटल यूनिट पे रख के आपने उसके अंदर अपना क्या घुसाना होता है, नीडल का पार्ट घुसाना होता है। 2 हाथों से कभी भी नीडल को दोबारा से रीशीट नहीं करना होता। कि जब भी हैंड पीस के अंदर बर का यूज़ हो जाए तो आपने बर को रिमूव कर देना है हैंड पीस से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है ओवरव्यू ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स के अंदर क्या है कि आपने डिसइंफेक्शन करवानी है और स्टेरिलाइजेशन करवानी है। डिसइंफेक्टेंट वहाँ यूज़ होगा जो चीज़ स्टेरिलाइज नहीं हो सकती, और डिसइंफेक्शन में आपको पता है सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनकी डेथ नहीं होती जो कि स्टेरिलाइजेशन में हो जाती होती है। डिसइंफेक्टेंट के अंदर क्या होता है, कहते हैं अगर उसके अंदर 70 to 79% एथाइल अल्कोहल होगा तो वो मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्शन करवाएगा। उसके अलावा जो
एक और हमारे पास केमिकल आता है ग्लूटाराल्डिहाइड 2 to 3% का, ठीक है। ये भी वैसे हमारे पास डिसइंफेक्शन के लिए ही यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे स्टेरिलेंट कह रहे हैं क्योंकि अगर ग्लूटाराल्डिहाइड की सोल्यूशन के अंदर हम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपने इंस्ट्रूमेंट को सबमर्ज करते हैं तो कहते हैं वो थोड़ी बहुत आपको स्टेरिलाइजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे उन्होंने स्टेरिलेंट कहा गया और इसका जिक्र अभी नीचे भी जाके आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारे पास रूल्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन या क्रॉस कॉन्टामिनेशन। ये सिंपल से वैसे कोई रूल्स हैं कि ईच अपॉइंटमेंट में आपने करना है वट एवर इज टच इज कॉन्टामिनेटेड, कोई भी चीज सर्फिस को आप टच करेंगे वो कॉन्टामिनेटेड है, बाद में आपने उसको या तो डिसइंफेक्ट करना होगा या उस चीज़ को अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है आपको उसको स्टेलाइज करना होगा। कहते हैं डायरेक्टली टच ओनली व्हेन हैज़ टू बी टच, मतलब किसी ऐसी चीज़ को टच ना करें, किसी डोर नॉब को, किसी स्विच को जिसकी आपको टच करने की जरूरत नहीं है अगर आप ग्लव्ड हैं। उसके अलावा कहते हैं कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ये इन चार में से कोई भी एक चीज़ करनी होती है। पहली बात तो आपने हर डेंटल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करके स्टेलाइज करके यूज़ करना है। दूसरा कहते हैं कुछ आपकी सर्फेसेज ऐसी होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे आपकी डेंटल लाइट हो गई, आपकी सर्जरी आपकी डेंटल यूनिट का जो एरिया आप मूव कर रहे होते हैं वो हो गया, उसके ऊपर आपने सिर्फ बैरियर्स लगाने होते हैं, यानी कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने उन इक्विपमेंट्स को। तीसरी बात कहते हैं कि आपने पेपर टॉवल, स्टॉन्ग्स और प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने हैं ओवर दी ग्लव्स, यानी कि अगर आपने किसी और चीज़ को पकड़ना है जो कि आप प्रॉपर्ली स्टेलाइज नहीं कर सकते, उसको पकड़ने के लिए आपने क्या करना है, या तो पेपर टॉवल्स का यूज़ करना है ग्लव्स के ऊपर या कोई प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना है। अब इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं टू ओपन दी कैबिनेट्स और ड्रॉअर, ठीक है, ताकि आप क्रॉस कॉन्टामिनेशन ना करें। तीसरा कहते हैं कि आपकी जो भी नॉन क्रिटिकल सर्फेसेज होंगी आपने उनको स्क्रब करके डिसइंफेक्ट करना है। नॉन क्रिटिकल सर्फेसेज के अंदर आपके कोई रूम के डोर हैंडल्स आ जाएंगे, लाइट्स के स्विचेस आ जाएंगे, उसके अलावा आपकी काउंटर टॉप्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या चीज़ें थी कि किस किस तरीके से हम अपनी कॉन्टामिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बस ये एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स की डेफिनेशन तो खैर नहीं है, उसके बारे में बस पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स भी अब आ गए हैं इस डेंटिस्ट्री में, जो कि क्या काम करते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं, सिंपल से धोने का काम है, ठीक है। ये स्टेलाइज नहीं करे, जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पहले वॉश करके फिर स्टेलाइजेशन के अंदर डालते हैं, तो जो खुद वॉश करने वाला काम है वो अब अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स जो हैं वो भी कर रहे होते हैं। कहते हैं इनकी क्लीनिंग जो है वो 9 टाइम्स मोर इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी हैंड क्लीनिंग, और ये काफ़ी फास्ट आपके इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर देते हैं विदाउट डैमेजिंग दैम। इसकी कोई सच इतनी डिटेल में नहीं जाना हमने। अच्छा, नीचे आ जाते हैं तो अब हमने स्टेलाइजेशन देखनी है। स्टेलाइजेशन क्या करती है, कहते हैं स्टेलाइजेशन जो है वो आपकी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को किल कर देती है। जो आपके मोस्ट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स भी होते हैं वो भी आपके स्टेलाइजेशन से किल हो जाते हैं। कहते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके म्यूकोजा के साथ कांटेक्ट में आया है और उसने आपकी ओरल टिश्यू को पेनिट्रेट किया है, उसको हमें स्टेलाइज करना होता है। स्टेलाइजेशन के हमारे पास 4 वेज हैं, 4 मेथड्स हैं। एक है हमारे पास स्टीम प्रेशर स्टेलाइजेशन जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं, फिर आती है हमारे पास केमिकल वेपर प्रेशर स्टेलाइजेशन जिसको केमिक्लेव कह रहे हैं, ड्राई हीट के साथ स्टेलाइजेशन जिसको ड्राई क्लेव कहते हैं, और लास्ट में आती है एथिलीन ऑक्साइड के साथ स्टेलाइजेशन जिसको हम गैस स्टेलाइजेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, वैसे इनकी भी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी नहीं बताई हुई जितनी हमारे सर्जरी का चैप्टर है उसके अंदर वो इसकी डिटेल को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टीम प्रेशर स्टेलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या आते हैं। एडवांटेज ये है, कहते हैं कि मोस्ट रैपिड और मोस्ट इफेक्टिव वे है स्टेलाइजेशन का, स्पेशली वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम क्लॉथ के अंदर पैक करके, टॉवल पैक्स के अंदर पैक करके स्टेलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि फुल कवरेज करके हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेलाइज करवा रहे होते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऑफकोर्स जो चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है वो इसके अंदर आप नहीं रख सकते। दूसरी बात, कहते हैं ये कार्बन के, स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स को और बर्ड्स को क्या कर देता है, उनके ऊपर उनको रस्ट कर देता है, इसलिए उनकी भी हम इसके अंदर स्टेलाइजेशन करेंगे तो वो रस्ट हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि ये करोजन भी कर सकता है आपके स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, तो रस्ट कर सकता है और करोजन कर सकता है, तो ये इसके मेन डिसएडवांटेजेस आ गए। अच्छा, अब नीचे जो है इसके टेम्परेचर्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं, ये बात भी वैसे अगर हम सर्जरी से याद करें ज़्यादा बेहतर है। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट वाला है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए एट 15 पाउंड का प्रेशर, ठीक है। ये जो है मेनली हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर लाइट लोडेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आपकी जो ऑटोक्लेव है अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं फिल कर दिया हुआ तो ये आपने इतने प्रेशर पे, इतने टाइम के लिए, इतने टेम्परेचर पे रखेंगे तो स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रैप्ड हैं, ठीक है,
तो आप अपनी इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर कहते हैं 7 मिनट्स के लिए रखेंगे तो आपको 134 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा टेम्परेचर और 30 पाउंड्स का प्रेशर देना पड़ेगा। अब ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है टाइम वगैरह। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे एक बात बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जब भी आपने स्टेरिलाइजेशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखना है, आपने उसको प्रॉपर्ली ड्राई करके उस इंस्ट्रूमेंट को आपने प्लेस करना है। और एक और बात शायद ये एमसीक्यू में पूछी जा सके, कहते हैं जब भी आपने किसी बर्ड को ऑटोक्लेव करना है, तो हमने ऊपर देखा है बर्ड्स की करोजन हो सकती है। ठीक है, तो बर्ड्स को करोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल के आपने उस बर्ड को स्टेरिलाइजेशन के अंदर रखना है। ठीक है, ऑटोक्लेव के अंदर रखना है। ठीक है, बस ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बात थी। नीचे आ जाते हैं केमिकल वेपर प्रेशर स्टेरिलाइजेशन, केमिक्लेविंग। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो वेपर प्रेशर्स क्रिएट होंगे उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो है 131 डिग्री सेल्सियस 20 पाउंड्स के प्रेशर पे, और इसका जो साइकिल टाइम है वो है 30 मिनट्स का। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है करोजन सेंसिटिव बर्ड्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को करोड नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका बस जो फ़ायदा हो गया वो करोड नहीं करने देता, और दूसरा रस्ट नहीं आने देती। वो ये एक तरीके की दूसरी बात है, रस्ट और करोजन इन इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं आएगी जो भी केमिकल होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑलमोस्ट फिर बाकी वाले वैसे ही हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर भी नहीं रख सकते। अच्छा, एक और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपने इसको इसमें जब भी इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं तो आपने लाइटली पैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, और उनके ऊपर टॉवल्स और हैवी क्लोथिंग रैपिंग नहीं डालनी। ठीक है, अगर हैवी क्लोथिंग रैपिंग डाल देंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर तो जो केमिकल है वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं आ सकेगा और उसकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। बाकी इसके अंदर भी जब आपने इंस्ट्रूमेंट रखना है तो आपने उनको ड्राई करके ही रखना है। बाकी और कोई इसमें इतनी खास बात नहीं थी। नेक्स्ट आती है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम के लिए करनी पड़ेगी ताकि प्रॉपरली जो है स्टेरिलाइजेशन हो सके। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, 160 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर चला गया और इसमें हमारा टाइम भी बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। नीचे उन्होंने कहा हुआ है कि आपको 60 to 90 मिनट्स के लिए आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को लाइटली रैप करके रखना है, और टेम्परेचर कितना देना है वो 168 से 174 डिग्री सेल्सियस तक। खैर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे याद करना, बस आपको इनकी टेक्निक का पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्योंकि ड्राई रख रहे हैं, प्रेशर भी नहीं है, तो आपका क्या हो रहा है इसके अंदर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए रखना है। फिर आते हैं हमारे पास शॉर्ट साइकिल हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब शॉर्ट साइकिल में टेम्परेचर तो हाई रहना है, लेकिन इसकी साइकिल कुछ लोग हमने कम कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो हीट है उसको हम एयर के साथ सर्कुलेट करवा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा एक स्टेरिलाइजेशन चैम्बर बन जाता है, और जो हमारा हाई टेम्परेचर है उसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक तरीके से क्या करवा रहे होते हैं, प्रेशर के साथ, एयर के साथ, उस जैसे ब्लो ड्रायर नहीं होता एक तरीके से, उस तरीके का ये ब्लोअर या फैन की तरह आपकी हीट आके आपके इंस्ट्रूमेंट्स को टच कर रही होती है। इससे जो आपका जो टोटल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं टोटल स्टेरिलाइजेशन जो है वो 6 मिनट्स में हो सकती है फॉर अनरैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स और 12 मिनट्स में हो सकती है फॉर रैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स। टेम्परेचर इसका भी ज़्यादा ही है, बस इसमें ये वाली बात थी कि आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। एडवांटेज इसके क्या हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के, क्योंकि ड्राई है तो करोजन नहीं होगी, रस्ट नहीं होगी। उसके अलावा कहते हैं आपके रैपिड साइकिल्स भी पॉसिबल हैं एट हाई टेम्परेचर अगर आप वो फैन वगैरह यूज़ कर लें। ठीक है, बाकी कोई ऐसा जिसका कोई इतना एडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगेन कोई भी आपके हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इसके अंदर यूज़ नहीं हो सकते। स्टेरिलाइजेशन साइकिल्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं अगर आपका लोअर टेम्परेचर हो। ठीक है, और आपको हैवी लोडिंग इसके अंदर भी नहीं करनी अपने इंस्ट्रूमेंट्स की। और उसके अलावा कहते हैं जो साइकिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम नहीं होते, जो कि आपके ऑटोक्लेव वगैरह में होते हैं, उसके साइकिल खुद ही चल जाता है। इसके अंदर आपने उसको खुद ही मैनुअली कंट्रोल करना होता है। लास्ट में आ जाती है गैस स्टेरिलाइजेशन। अभी तक हम एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम नहीं स्टेरिलाइज कर सकते थे ऊपर तक, तो गैस से हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं जो कि हीट सेंसिटिव थे। ठीक है, कोई भी आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनके ऊपर कोई रबर अटैच्ड है, कोई प्लास्टिक अटैच्ड है, तो वो इससे स्टेरिलाइज्ड होंगे। अब इसके अंदर जो कोई खास बात जो है, कहते हैं कि जो भी प्लास्टिक और पोरस मटेरियल जिसने गैस एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है, उसको आपने 24 आवर्स और मोर के लिए आपने उसको एयर में रखना है, जिसको हम कह रहे होते हैं एरिएशन। ठीक है, यानी कि सिंपली वो सारा जो प्रोडक्ट है जो कि गैस से स्टेरिलाइज हुआ है उसको आपने 24 आवर्स के लिए एयर में रखेंगे ताकि इट बिकम्स सेफ फॉर कॉन्टैक्ट विथ स्किन और टिश्यू।
ये बात हम सर्जरी वाले टॉपिक में भी पढ़ते होते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं कि इससे क्या होता है, एरिएशन से गैस जब आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करती है ना, उसके ऊपर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब वो इंस्ट्रूमेंट जब भी स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाए, इसलिए हमने उन इंस्ट्रूमेंट को जिसको भी गैस से स्टेरिलाइज किया है उसको हमने क्या करना होता है, 24 आवर्स के लिए सिंपल एयर में रखना होता है ताकि वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो सके। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास आ गए हुए हैं, कहते हैं हमारे पास अब कुछ न्यू मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन और यूवी लाइट। बस इनके नाम ही काफ़ी हैं। नीचे आ जाते हैं तो लिक्विड स्टेरिलेंट की बात की हुई है। यहाँ पे भी ग्लूटाराल्डिहाइड के बारे में ही बताया हुआ है कि लिक्विड ग्लूटाराल्डिहाइड जो है वो एज ए स्टेरिलेंट भी काम कर सकता है और बैक्टीरियल स्पोर्स को किल कर सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट को 6 to 10 आवर्स के लिए इस लिक्विड के अंदर सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक बस अलग सी बात थी कि लिक्विड के फॉर्म में भी स्टेरिलाइजेशन पॉसिबल है, और वो ग्लूटाराल्डिहाइड का 2 to 3% जो है कंसनट्रेशन वाला जो है वो करवा रहा होता है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इरिटेटिंग होता है टू स्किन और टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, तो कहते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपने ये यूज़ नहीं करना होता। उसके अलावा कहते हैं ग्लूटाराल्डिहाइड रिक्वायर्स मोर देन 20 मिनट्स अगर उसने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को किल करना है। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाएं, बस ये इसकी एक वैसे एडिशनल खास बात थी। लास्ट में जो है हमारे पास आ जाते हैं मोनीटर्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि अगर आप स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं ऑटोक्लेव वगैरह से तो आपने उस चीज़ को किस तरीके से मोनीटर करना है। सबसे पहले कहते हैं केमिकल मोनीटरिंग होनी चाहिए। केमिकल मोनीटरिंग में क्या होता है कि आपने स्टेरिलाइजर अपने ऑटोक्लेव को देख लेना है कि उसके ऊपर प्रॉपर टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सेट है। तो ये आपकी होगी मैकेनिकल मोनीटरिंग कि आपने ऑटोक्लेव को देख लिया, आपने सब चीज़ें प्रॉपरली सेट की है। नेक्स्ट आता है केमिकल स्ट्रिप इंडिकेटर। केमिकल स्ट्रिप इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है कि ये आप एक स्ट्रिप होती है जो कि आपने हर अपने पाउच के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है ये कलर चेंज करती है विद टेम्परेचर चेंज। ठीक है, जब वो पीक टेम्परेचर पहुंच जाएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर स्टेरिलाइजेशन होनी है, ये स्ट्रिप जो है अपना कलर चेंज कर लेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ ऑटोक्लेव के अंदर ये टेम्परेचर रेज भी हुआ था कि नहीं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है एक्सटर्नल स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर। ये जो कलर स्ट्रिप होती है, ये टेप्स या स्ट्रिप्स कह सकते हैं, ये आपके जो पाउच होती हैं उनके ऊपर ही लगी हुई होती हैं। इन पैक्स के ऊपर जो ये स्ट्रिप लगी हुई होती है इसका खुद ही से कलर चेंज हो जाता है जब आपका वही दोबारा से प्रेशर और टेम्परेचर रीच होगा। इसके अलावा आती है बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्ट्रिप्स। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्ट्रिप्स के अंदर क्या होता है, कहते हैं ये आपने वीकली करानी होती है। इन स्ट्रिप्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर्स। ठीक है, ड्राइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये आप ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं एंड देन ये स्पोर ड्राइड जो स्ट्रिप्स होंगी इनको फिर आप कल्चर करवाते हैं और देखते हैं कि वो जो स्पोर था, बैक्टीरियल स्पोर था, वो प्रेजेंट है या अपडेट हो चुका हुआ है। तो ये जो बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग है ये आपने वीकली करनी होती है। लास्ट में आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन लॉग, जिसके अंदर आप ये सारी इंडिकेटर स्ट्रिप्स जो हैं अटैच कर लेते हैं अपनी शीट के साथ और आप एक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि अच्छा हाँ इस डेट को मैंने देखा था हमारा ऑटोक्लेव जो है वो बिल्कुल राइटली फंक्शन कर रहा था। तो ये सिर्फ जो 5 हेडिंग्स हैं यही इसके अंदर इनफ होंगी टू अंडरस्टैंड द मॉनिटर्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बस ये चैप्टर इतना से था, बाकी इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट हाई हील बात नहीं थी। जितना हमने यहाँ पे इसको समझ के पढ़ लिया है ये काफ़ी है।